Hi everyone. So we are live now and before we start हम इसको दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करके पीरियड्स में पेन नॉर्मल है कि नहीं उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल विमी, मैं भी शेयर करती हूँ एक बार बाकी ग्रुप्स पे शेयर। मैं भी एक बार शेयर कर लेती हूँ 2 मिनट। इसमें पेन नॉर्मल है कि नहीं उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल विमी, मैं भी शेयर करती हूँ एक बार बाकी ग्रुप्स पे शेयर। मैं भी एक बार शेयर कर लेती हूँ 2 मिनट। इसमें पेन नॉर्मल है कि नहीं उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल विमी, मैं भी शेयर करती हूँ एक बार बाकी ग्रुप्स पे शेयर। So, इस बार हम लोग ये सेशन हिंदी में कर रहे हैं। इसमें पेन नॉर्मल है कि नहीं उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, तो इस बार हम लोग ये सेशन हिंदी में करने वाले हैं। 11 बज गए हैं। सो 11 बज गए हैं। सो आई थिंक हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। सो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पा राव एंड आज के दिन मैं आपकी होस्ट हूँ। क्या आप जानते हैं कि पीरियड्स का दर्द हार्ट अटैक जितना बुरा हो सकता है? हाँ, ये एक सच्चाई है। पीरियड पेन्स जो कि बहुत ही कॉमन है, बट ऐसा है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है। पीरियड्स महिलाओं में हर महीने होने वाली एक सामान्य समस्या है जिसमें महिलाओं को दर्द से गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द क्यों होता है? अगर नहीं, तो आज हम आपको पीरियड्स में होने वाले दर्द के कारण और उसको कैसे मैनेज करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। एक अनुमान के मुताबिक 10 में एक महिला जो 12 से 40 इयर्स के उम्र वर्ग की हैं, एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी से ग्रसित हैं। कई बार डॉक्टरों को भी इसके बारे में जानकारी होती ही नहीं है और वे पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द ही समझते हैं। एक औरत होने के नाते हर महीने पीरियड्स में होने वाले दर्द हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम सभी पीरियड्स के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं, दर्द होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं। हर 10 में एक महिला इस बीमारी से जूझ रही है, लेकिन अधिकतर महिलाओं को इस बीमारी के बारे में तब पता चलता है जब वो मां बनने का फैसला करती है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में करोड़ों महिलाएं इस बीमारी से जूझ रही हैं, लेकिन जागरूकता ना होने के कारण लोगों को पता ही नहीं चलता है। आज इस टॉपिक पे हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर विम्मी बिंद्रा और डॉक्टर सोनू सिंह। हेलो डॉक्टर्स। डॉक्टर विम्मी बिंद्रा अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद में एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। वह फर्टिलिटी बढ़ाने वाली सर्जरीज और एंडोमेट्रियोसिस एक्सिजन सर्जरी करने में माहिर हैं। डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों में एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने की उनकी प्रति विशेष रुचि है। उन्होंने एंडोमेट्रियोसिस के प्रति अपनी जागरूकता पहल के तहत एंड द साइलेंस नामक एक शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया है। वह समझती हैं कि एंडोमेट्रियोसिस असली है और इस समस्या के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं और एंडोमेट्रियोसिस वाली महिलाओं को ताकि एक बेहतर जीवन मिल सके। डॉक्टर विम्मी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो में आई। थैंक यू डॉक्टर शिल्पा। हमारी अगली एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सोनू सिंह। डॉक्टर सोनू कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोस्कोपिक सर्जन हैं।
वो लखनऊ के विवेकानंद पॉलीक्लिनिक और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक डीएनबी गाइड और फैकल्टी हैं। उन्होंने अहमदाबाद से मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में फेलोशिप और इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ में ट्रेनिंग किया है। उन्होंने गैलेक्सी हॉस्पिटल पुणे में डॉक्टर शैलेश पुंटाम्बिकर के से गायनेक ऑन्कोलॉजी लैप्रोस्कोपी में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से गायनेकोलॉजिकल कैंसर में प्रशिक्षित हैं। वह केईएम अस्पताल मुंबई में भी लेक्चरर थी। मुंबई, अहमदाबाद और लखनऊ में 1000 से अधिक सफल उन्नत लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज का प्रदर्शन किया है और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय और राज्य स्तर सम्मेलन में पेपर्स और प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की हैं। डॉक्टर सोनू, थैंक यू, आज आपने हमको ज्वाइन किया। थैंक यू शिल्पा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर शिल्पा जो हमारे हर प्रोग्राम में रहती हैं, वो खुद एक एंडोमेट्रियोसिस सर्वाइवर हैं एंड प्रोफेशन से वो डेंटिस्ट हैं जो पुणे में प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन अपना बेशकीमती टाइम निकाल कर हमारे साथ हमेशा जुड़ती हैं लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कि पीरियड्स में दर्द क्यों होता है और एंडोमेट्रियोसिस को हम कैसे टाइम पर डायग्नोज कर सकते हैं जिससे वो और लेडीज को और लड़कियों को हेल्प कर सके। सो थैंक यू सो मच शिल्पा, हमेशा हमारे साथ बने रहने के लिए एंड वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड टाइम यू गिव अस। थैंक यू सो मच। नहीं, हमारे इस इनिशिएटिव से अगर 10 लोगों को भी फर्क पड़ जाता है, 10 लेडीज को भी डायग्नोसिस टाइम पे हो जाए, तो आई थिंक वी आर सक्सेसफुल। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। डॉक्टर सोनू, पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि महीने में दर्द होना क्या नॉर्मल है, और कब, अगर नहीं तो कब एबनॉर्मल माना जाता है, और इस टॉपिक पे डिस्कशन क्यों इतना जरूरी है? सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों का जो कि हमारे इस टॉक शो में आज कनेक्टेड हैं, उन सबका स्वागत करती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। और शिल्पा, आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप इतनी जतन से इस मुहिम में लगी हुई हैं, और विमी तो हमेशा से साथ में है ही। तो आपके पहले प्रश्न पे हम आते हैं, जो कि है कि क्या पीरियड्स में दर्द होना नॉर्मल है। तो किसी भी हमारी बच्चियों को, महिला को जब पीरियड चालू होता है तो 13-14 की उम्र तक सबको महीना माहवारी चालू हो जाती है, और उसके बाद हर महीने वो 5 से 7 दिन उनके लिए अगर पीड़ा से भरे हुए हों तो हम समझ सकते हैं कि ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी को भी महीना आने से पहले माइल्ड सा निचले पेट के हिस्से में दर्द हो रहा है, थोड़ा टाइटनेस या ब्लोटिंग जैसा एहसास हो रहा है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो इस तरीके का हल्का दर्द जो महीना स्टार्ट होने के बाद में खत्म हो जाता है, उसको हम नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन हमारी घर की, हमारी मम्मियों ने, दादियों ने, नानियों ने हमारे दिमाग में ये चीज डाल दी है कि बेटा ये दर्द जो है ये एकदम नॉर्मल है, और हम वो डिमार्केशन, वो जो एक थिन लाइन है बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, वो भूल जाते हैं और उसको हम हर महीने बर्दाश्त करने की आदत सी डाल देते हैं। तो ये चीज कब एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती है, ये हमारी बच्चियों को पता ही नहीं होता। तो मैं कहूंगी ये एबनॉर्मल तब होता है जब ये उनकी नॉर्मल दिनचर्या के बीच में विघ्न डालने लगे। मतलब वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, महिलाएं घर का काम नहीं कर पा रही हैं, ऑफिस नहीं जा पा रही हैं, उन्हें छुट्टी लेनी पड़ रही है, या उनको कुछ घंटे बिल्कुल रेस्ट करना पड़ता है, या बहुत हैवी डोज ऑफ उनको दवाइयां लेना पड़ रहा है दर्द की। तो इस लेवल पे जाके ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, ये एबनॉर्मल हो जाता है। सही बोला। वो हम लोगों को शायद बचपन से यही सिखाया गया है कि पेन तो नॉर्मल ही है, तो सह लो। आई थिंक ये आपने सही बोला एकदम। डॉक्टर विमी, आप ये बताइए क्या कारण होते हैं दर्द होने के? पीरियड्स में जो दर्द होता है उसको हम दो श्रेणियों में रखते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया और एक को बोलते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो होता है जैसे कि जिसका कोई कारण नहीं है लेकिन
थोड़ा सा क्रैम्प्स होना, दर्द होना स्वाभाविक है। जैसा कि डॉक्टर सोनू ने बोला कि अगर वो आपका रेगुलर एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा है, आप डेली रूटीन काम कर पा रहे हैं या सिंपल एनाल्जेसिक्स लेने से वो कम हो जाता है, तो उसको हम लोग प्राइमरी डिस्मेनोरिया की कैटेगरी में डालते हैं। ओके। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बहुत से कारण होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। तो अगर आपका पेन आपकी रूटीन एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर कर रहा है तो जरूर उसका कोई कारण है। उसमें प्रमुख कारण है एंडोमेट्रियोसिस, जिसके बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। फाइब्रॉइड्स की वजह से पेन हो सकता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से पेन हो सकता है, जिसमें कि कोई पेल्विक इन्फेक्शन रह सकता है। और आपका पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम बोल के एक प्रॉब्लम रहती है जिसमें वेनस कंजेशन हो जाता है। ओवेरियन सिस्ट एक कारण हो सकता है। तो ये बहुत से ये सब कॉमन कारण है जिसकी वजह से आपको पीरियड में दर्द हो सकता है। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का इलाज संभव है और टाइम पर इलाज करना चाहिए, जिससे हम उसके फ्यूचर इफेक्ट को प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि ये पेल्विक ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, बच्चेदानी को, अंडेदानी को, ट्यूब्स को अफेक्ट करता है, तो फ्यूचर फर्टिलिटी भी इससे एसोसिएटेड रहती है। तो अगर आपका दर्द सीवियर है, आप रूटीन काम नहीं कर पाते हैं, आपको 1-2 दिन बेड पर रहना पड़ता है, स्कूल मिस करते हैं, कॉलेज मिस करते हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के कारणों का पता चल सकता है और उसका इलाज समय पे करें तो अच्छा रहता है। डॉक्टर विमी, जब आप बात कर रही थी आपने बोला एंडोमेट्रियोसिस। मोस्ट बाकी सारी चीजें जो आपने बताई हैं मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते भी हैं और बहुत लोगों ने सुना भी है, पर एंडोमेट्रियोसिस ये एक डिसीज है जिसके बारे में मोस्टली किसी ने सुना नहीं होता है। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो अगर आपको समझाने के लिए बोलूं तो बच्चेदानी जो रहती है उसके अंदर एक लाइनिंग रहता है जिसको कि एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो उसके प्रकार का टिश्यू एंड यूट्रस के बाहर पाया जा सकता है। ये ट्यूब पर हो सकता है, ओवरीज पर हो सकता है, पेल्विक पेरिटोनियम में हो सकता है। एक्चुअली बॉडी का कोई भी ऑर्गन, स्प्लीन को छोड़ करके ये किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। आप जानकर आपको आश्चर्य होगा कि एंडोमेट्रियोसिस जो हमारी फिंगर्स हैं उसमें भी पाया गया है। अरे बाप रे। ओके। तो ये जो टिश्यू है ये आपका ओवरीज, ट्यूब्स, पेरिटोनियम में जा ग्रो करता है। शायद उसके जेनेटिक कारण है या डेवलपमेंट के टाइम पे वो टिश्यू डिपोजिशन होता है जो खुद का हार्मोन बनाने के कारण वहां पर भी थोड़ा ब्लीडिंग, स्कारिंग, इन्फ्लेमेशन करने की वजह से आसपास के टिश्यूज से चिपक जाता है। और जब ये ओवरी में ग्रो करने लगता है तो ये एक सिस्ट बना लेता है, जो कि बहुत कॉमन है और लोग इसको चॉकलेट सिस्ट के नाम से जानते हैं। उसको चॉकलेट सिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं और उसको कट करते हैं तो उसमें से ओल्ड ब्लड निकलता है जिसका कलर ब्राउनिश होता है। तो इसका नाम काफी फेमस है जिसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। लोगों ने एंडोमेट्रियोसिस का नाम कम सुना है, लेकिन चॉकलेट सिस्ट काफी लोग जानते हैं। या हेमरेजिक सिस्ट के डायग्नोसिस में भी आता है ये। जब इनिशियली किसी को दर्द होता है वो स्कैन करने के लिए जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको डायग्नोसिस दिया जाता है कि आपको हेमरेजिक सिस्ट है। बट अगर वो रिजॉल्व नहीं होता है तो ये एंडोमेट्रियोसिस ही है जो कि ब्लड कलेक्शन है ओवरी में। अच्छा। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है डॉक्टर शिल्पा। ये 10 में से 1 महिला को अफेक्ट करती है। 200 मिलियन से ज्यादा महिलाएं वर्ल्ड वाइड इससे सफर कर रही हैं और इसके लिए जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपने ये बता के बहुत अच्छा किया। 10 में 1 महिला को ये बीमारी होती है, मगर फिर भी अभी तक लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं है, जबकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर इससे काफी कम लोगों में होती है। तो इसके बारे में पता करना जरूरी है। डॉक्टर सोनू, एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस कैसा करते हैं और लेट डायग्नोसिस होने पे उसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? शिल्पा, जैसा कि विमी ने बताया और जैसा आपने भी डिस्कस किया कि इसके बारे में जानकारी कम है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि जब भी हमको, पहले तो हम उसे इग्नोर करते हैं दर्द को, और जब हम जाते हैं तो हम अपने सबसे नजदीकी जो हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास जाते हैं। तो अगर उनको ही इस बीमारी के बारे में नहीं पता होगा तो वो उसका डायग्नोसिस वहां पे मिस कर देते हैं। तो अगर हम
अगर हमें ये पता हो कि किस तरह के लक्षण इस बीमारी की ओर इशारा कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है। तो ऐसे जो लक्षण हैं जिन्हें हम सिम्टम्स कहते हैं, वो हैं अगर किसी को भी असहनीय दर्द होता है महीने के समय, या फिर अगर वो मैरिड हैं तो उनको अगर संभोग के समय अत्यधिक दर्द फील हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा स्टेजेस में ऐसा भी होता है कि इवन यूरिन जाने में, स्टूल पास करने में भी दर्द का एहसास होने लगता है। तो ये सारे लक्षणों को सही समय पे बहुत जल्दी ही पकड़ने की जरूरत है, और उसके लिए जरूरी है कि हमें इस बीमारी के बारे में आइडिया हो। तो कहते हैं ना कि योर माइंड, योर आईज सीज व्हाट योर माइंड नोज। सो फर्स्ट ये इम्पोर्टेंट है कि इस बीमारी के बारे में उन सभी लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा है एग्जामिनेशन। जब हम थोड़ा फिजिकल एग्जामिनेशन करके पता लगा सकते हैं, जिसमें हमें अंडाशय में गांठों का पता चलता है। और तीसरी चीज जो आती है वो आती है इमेजिंग, यानी कि हम जो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि जब ये बीमारी अल्ट्रासाउंड या ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी में पता चलती है तो वो ऑलरेडी आपकी अंडाशय में गांठ बना चुकी होती है, या फिर तो इनिशियल जो उसकी स्टेजेस हैं उसको मिस हो जाती हैं, वो अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट नहीं होती है। और किसी किसी केसेस में इवन एमआरआई भी हेल्प करता है, लेकिन वहां भी वो सिर्फ जो नोड्यूल्स होते हैं, जो नोड्यूल्स हमें रेक्टम या फिर सिग्मॉइड या वजाइना के थ्रू फील होते हैं, वही नोड्यूल्स की उससे पता कर पाते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस फिर भी उसमें भी मिस हो सकती हैं। तो इसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है वो है लैप्रोस्कोपी, यानी दूरबीन विधि। दूरबीन विधि ही इस बीमारी के लिए सबसे उत्तम जांच है, जिससे आप इस बीमारी को इनिशियल स्टेजेस में डायग्नोज कर सकते हैं और उस टाइम ट्रीट भी कर सकते हैं, जिससे कि वो लेटर अवस्था में ना पहुंच पाए। ओके। और लेट डायग्नोसिस हुआ तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? लेट डायग्नोसिस का जो है शिल्पा, बस उसी तरीके से है जैसे कि जब हमारी कोई ट्रेन की टिकट मिस हो जाती है तो गाड़ी जो है एक स्टेशन से निकल के दूसरे स्टेशन पे पहुंच जाती है और फिर तीसरे पे, तो उसी तरह से इसकी स्टेज भी जो है वो शुरुआती स्टेज से बढ़ के ज्यादा स्टेज पे पहुंच जाती है, और उस समय तक काफी जो परमानेंट, मतलब जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते, वो डैमेज हमारे ट्यूब्स में, हमारे ओवरीज में कर चुकी होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, और बाकी सब प्रॉब्लम्स जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, इनफर्टिलिटी और बहुत लॉन्ग टर्म और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ओके। डॉक्टर विमी, आप ये बताइए, पेन के अलावा, पेन तो होता है ऑब्वियस, वो पता है, बट पेन के अलावा और क्या इफेक्ट होता है एंडोमेट्रियोसिस का? शिल्पा, एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअली बहुत से सिम्टम्स करता है। ये एक साइलेंट डिजीज भी कह सकते हैं इसको। पेन, जिन महिलाओं को दर्द होता है, कम से कम 50 से 60% महिलाएं जिनको एंडोमेट्रियोसिस है उन्हें दर्द होता है और वो हमारे पास आते हैं। लेकिन जिन्हें दर्द नहीं होता है उसमें ये एक प्रॉब्लम होती है कि इसका डायग्नोसिस और भी लेट हो जाता है। तो 40 to 50% महिलाओं को ये इनफर्टिलिटी करता है जब वो कंसीव नहीं कर पाती है। तो जब वो प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं और हमारे पास चेकअप के लिए आते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको ऑलरेडी ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है। तो इसको हम साइलेंट एंडोमेट्रियोसिस भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पहले चेकअप नहीं कराया, पीरियड्स में पेन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो एक है कि ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है बट इनफर्टिलिटी लेकर के प्रेजेंट कर सकता है। पेनफुल पीरियड्स तो बहुत कॉमन कारण है ही। दूसरा है कि ये अगर आपका ब्लैडर को अफेक्ट करता है तो आपको पेशाब करने में या यूरिन पास करने में भी दर्द हो सकता है। ये कभी कभी लार्ज इंटेस्टाइन और आंतों को अफेक्ट करता है, तो उसमें मोशन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ पेशेंट्स इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं जब वो एंडोमेट्रियोसिस आपकी इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में ग्रो करने लगता है। और बहुत सी महिलाओं को ये सब सिम्टम नहीं रह करके जनरल सिम्टम्स रह सकते हैं, लाइक उनको हमेशा थकान लगती है, फटीग, डिप्रेशन, नॉर्मल नहीं लगता उनको, रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें नहीं लगता कि वो नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं।
देयर इज समथिंग एबनॉर्मल जो वो कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। तो जब हम उनको चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ उन्हें एंडोमेट्रियोसिस है। और या फिर वो के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी सिम्टम नहीं था लेकिन कभी कभी सिर्फ रप्चर हो जाता है, तो वो एक्यूट इमरजेंसी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम इसको बोलते हैं आइसबर्ग फिनोमेना है, कि जो जितना दिखता है उतना है नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। तो जिनको पेन नहीं है या दर्द नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि उनका डिजीज कम है, या हम पेन के साथ उसको कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको पेन इतना ज्यादा है कि वो ओपीडी में जब आती हैं चल भी नहीं पाती हैं, लेकिन जब हम लेप्रोस्कोपी करते हैं उनको ग्रेड 1 एंडोमेट्रियोसिस होता है। तो डिजीज का स्टेजिंग और सिम्टम दोनों को कोरिलेट करना पॉसिबल नहीं है ये बीमारी में। लेकिन सिम्टम्स बोले तो सिम्टम्स जो पेशेंट प्रेजेंट करता है, तो उसमें मोस्ट कॉमन है इनफर्टिलिटी, पेनफुल पीरियड्स, यूरिन पास करने में परेशानी, मोशन पास करने में परेशानी, डाइजेशन में प्रॉब्लम, जिसको कि इडियोपैथिक बाउल सिंड्रोम के साथ भी कंफ्यूज होता है कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, फटीग, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स, ये कॉमन चीजें हैं जो कोई महिलाएं में रहें तो हमें एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जरूर सोचना चाहिए। सही बात है। बहुत लेडीज हैं जिनमें आपने जो ये फटीग बताया है, सुबह उठ के भी थकान महसूस होती है। फटीग उसको बोलते हैं जो रात की नींद पूरी होने के बावजूद, अच्छी नींद होने के बावजूद आपको अगर थकान महसूस हो, उसको फटीग बोलते हैं। फॉर जनरल अवेयरनेस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। टायर्डनेस और फटीग में बहुत फर्क है, एंड इस फर्क को पहचानना जरूरी है। सो लेडीज को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपने डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर सोनू, एंडोमेट्रियोसिस से इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? बिल्कुल शिल्पा, अभी विमी ने भी बताया कि एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत बड़ा रीजन होता है। फर्स्ट कॉज है, अराउंड 30 to 40% फीमेल्स में ये इनफर्टिलिटी करा सकता है। और इनफर्टिलिटी कहें या ये कहें कि हाँ उन्हें प्रॉब्लम हो रही है कंसीव करने में, जिसको हम सब फर्टिलिटी कहते हैं, कि किसी न किसी तरह की उन्हें दिक्कत आ रही है, वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो बेसिकली ये डेफिनेटली कॉज करता है इनफर्टिलिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए हम लोग स्ट्रेस देते हैं बार बार कि इसको इनिशियल स्टेजेस में डिटेक्ट कर लें, क्योंकि इनिशियली तो वो लोग सिर्फ दर्द की प्रॉब्लम होती है, और जब उनकी शादी होती है और वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, तभी जाके उनको एक अलार्मिंग चीज फील होती है कि वो लोग दे आर नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट। तो तब जाके इस डिजीज का डायग्नोसिस हो पाता है। और मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी या फिर सब फर्टिलिटी होती है, वो ये है कि अगर ये इन्वॉल्व कर लेते हैं ओवरीज में, जिसको चॉकलेट सिस्ट अभी विमी ने बताया होता है, तो वो कंप्रेस करता है आसपास के अंडों को, और उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है। उसके बाद में एम्ब्रियो भी हेल्दी नहीं होता है। अगर ये ट्यूब्स को इन्वॉल्व कर लेता है और उसकी जो नॉर्मल एनाटॉमी है, फंक्शन है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो भी स्पर्म, शुक्राणु होता है और एग, उनका फर्टिलाइजेशन हैम्पर करता है। और फाइनली इम्प्लांटेशन, यानी कि जब वो यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है, वो प्रोसेस भी इसमें इफेक्ट होता है। तो वेरियस स्टेजेस ऑफ जो आपकी पूरा साइकिल है, उसको ये इफेक्ट कर रहा है। तो ये रीजन होते हैं इसके इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी कॉज करने के। ओके। और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट तो इसका यही है कि अगर बहुत इनिशियल स्टेजेस हैं और तो प्रॉपर वर्कअप के बाद में ही निकल के आता है कि दैट इज द ओनली कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, तो उसमें अगर मान लीजिए चॉकलेट सिस्ट है और उसका साइज कम है, तो हो सकता है बिना सर्जरी के हम उसे ट्रीट कर सके। लेकिन अगर उसका साइज 3-4 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उसको सर्जरी जरूरी है। और ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसमें इनिशियल स्टेज की जो डिजीज है
अगर वो लैप्रोस्कोपी से डायग्नोज होती है और हम उसमें जो हमें पाउडर्ड जो लीजन्स हैं या फिर उसकी पहचान हमें उसी जगह पे हो रही है और हम उसको उसी समय पे एक्साइज कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें रिजल्ट स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी रेट्स भी इम्प्रूव हो जाते हैं। तो इनिशियल 1 and 2 स्टेजेस में लैप्रोस्कोपी से उनके नेचुरली प्रेग्नेंट होने की जो क्षमता है वो काफी इम्प्रूव, अराउंड 80% तक इम्प्रूव हो जाती है। ओके ओके, सो मतलब चांसेस हैं फर्टिलिटी इश्यूज सॉल्व होने के। के अलावा अगर सर्जरी के बाद में कभी कभी उनको ART यानी IVF, IUI जैसी जो स्पेशल टेक्नोलॉजी है उसकी भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उसमें भी लैप्रोस्कोपी कई बार कामगार सिद्ध होती है जिससे उसके रिजल्ट भी इम्प्रूव होते हैं। बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर बहुत ज्यादा स्टेज है तो उसमें डायरेक्टली IVF ज्यादा बेटर माना गया है, या फिर किसी की भी बार बार अगर सर्जरीज हो चुकी हैं तो भी उन्हें डायरेक्टली बेटर है कि वो लोग डायरेक्टली IVF या कोई और ART टेक्निक की तरफ जाएं। ओके, डॉक्टर विमी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। बहुत लोग बोलते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी एक उम्र के बाद ही होती है। सो क्या एंडोमेट्रियोसिस कम उम्र की लड़कियों को भी होता है? एंडोमेट्रियोसिस किसी भी उम्र में हो सकता है शिल्पा। ओके, अच्छा। हमने ये भी देखा है कि पीरियड शुरू होने के पहले भी एंडोमेट्रियोसिस कुछ महिलाओं में, कुछ लड़कियों में पाया गया है। सो एडोलेसेंट एज ग्रुप जो कि 11 से 19 साल का होता है, उसमें बहुत कॉमन है एंडोमेट्रियोसिस। तो लड़कियों को अगर पेनफुल पीरियड्स हैं तो उनको डिसमिस ना करें, उनको ये नहीं बोलें कि ये नॉर्मल है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वही लड़कियों को बाद में सीवियर इनफर्टिलिटी हो सकता है और हो सकता है कि हमको बिल्कुल भी एग्स ना मिले, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है, स्कूल अटेंड करने में भी मुश्किल होता है, एग्जाम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही कॉमन है एडोलेसेंट एज ग्रुप में ये। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ महिलाओं को या 30 साल की या 35 साल की उम्र के बाद ही आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी भी महिलाओं को हो सकता है, पीरियड से पहले, पीरियड्स के टाइम पे या पीरियड्स के बाद, जिसको क्योंकि हम मेनोपॉज बोलते हैं। जब लोगों का पीरियड बंद हो, लड़कियों का पीरियड बंद हो जाता है 1 साल के लिए कंप्लीटली, तो उसको मेनोपॉज कहा जाता है। इवन मेनोपॉजल एज ग्रुप में भी हमने देखा है कि एंडोमेट्रियोसिस पाया जाता है। सो एंडोमेट्रियोसिस कॉमन है मिडिल एज ग्रुप में, जो कि आपका कह सकते हैं कि 20 से 45 साल की उम्र में। लेकिन हमने सारे एज ग्रुप्स में ये एंडोमेट्रियोसिस देखा है, और यहाँ तक कि पीरियड्स बंद हो जाने के बाद भी या पीरियड शुरू होने के पहले भी, जिसको कि मेनार्की बोलते हैं, उसके पहले भी ये पाया जा सकता है। और आजकल हमने बहुत सी टीनेज गर्ल्स को देखा है जिनको एडिनोमायोसिस का प्रॉब्लम भी हो रहा है। मतलब ये एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस एक साथ भी रह सकते हैं। एडिनोमायोसिस में जो एंडोमेट्रियम लाइक टिश्यू रहता है वो यूट्रस में ही ग्रो करने लगता है, उसकी वजह से आपका यूट्रस बड़ा होने लगता है और पेनफुल पीरियड्स और हैवी ब्लीडिंग की शिकायत रहती है, और ये उम्र के साथ बढ़ता रहता है। तो बहुत सी मतलब कम उम्र की लड़कियों में आजकल देखने को मिल रहा है। बहुत कॉमन कॉज हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ही है, क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट क्योर या एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं चला है। और ऐसा सोचना गलत होगा कि ये सिर्फ 30 साल से 50 साल की उम्र में होता है, आपके पीरियड्स बंद हो जाएंगे तो एंडोमेट्रियोसिस नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एडवाइस किया जाता है कि आप यूट्रस ओवरीज निकाल दीजिए तो आपको एंडोमेट्रियोसिस नहीं होगा। सो एंडोमेट्रियोसिस कहीं भी ग्रो कर सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि किसी भी ऑर्गन में ग्रो कर सकता है। तो यूट्रस और ओवरीज निकाल देने से एंडोमेट्रियोसिस नहीं जाता है। बाय डेफिनेशन हम जैसे बोल रहे हैं कि एंडोमेट्रियोसिस यूट्रस के बाहर है, तो आप यूट्रस निकालेंगे तो एंडोमेट्रियोसिस कैसे जाएगा? तो ये किसी भी उम्र में किसी भी टाइम प्रेजेंट कर सकता है। जस्ट जैसा कि डॉक्टर सोनू बोल रही थी कि हमें डायग्नोज करना जरूरी है। व्हाट योर माइंड डज नॉट नो यू कैन नॉट सी। तो आपको यू हैव टू बी एंडो माइंडेड टू डायग्नोज एंडो एक्चुअली। ऐसा एक्टोपिक बोलते हैं कि यू हैव टू बी एक्टोपिक माइंडेड।
तो अभी एंडोमेट्रियोसिस के लिए भी ये लागू होता है कि आपको डायग्नोज हाँ, करने के लिए आपको उस तरह से सोचना है, पेशेंट को बस ये बोल करके कि आपको ये नहीं है, ये नॉर्मल होता है, ऐसा होता है, आप सफर करते रहो सारी जिंदगी, ये गलत है। सो वी हैव टू तो वर्क पहली अपॉन बात दैट एंड हाँ, वही तो मैं बोल रही यही आई थिंक का पर्पस यही है कि हम महिलाओं को एजुकेट कर सकें कि उन्हें खुद से पहले कैसे पहचानना है कि वो नॉर्मली नहीं बिहेव कर रही हैं। अगर वो सामने करेक्ट। आएंगे तो हम उन्हें diagnose कर सकते हैं, उन्हें टाइम पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और दूसरी बात मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि जैसे आपने बताया है कि एडोलेसेंट एजेस में भी होता है बच्चों को, तो आई थिंक टीचर्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। टीचर्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं अगर कोई लड़की बार बार अपने पीरियड्स के टाइम पे छुट्टी ले रही है स्कूल से, तो आई थिंक टीचर्स बहुत जरूरी रोल प्ले कर सकते हैं इस चीज में आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, आपको पता लगता है, आप बड़े हो, आपको पता लग सकता है, अगर वो एक पैटर्न है। तो आई थिंक सोसाइटी एज अ सोसाइटी हम सबको अवेयर होना जरूरी है इस बारे में। एक्चुअली आइडियली ये स्कूल एजुकेशनल प्रोग्राम का भी हिस्सा होना चाहिए कि करेक्ट। उनके पेरेंट्स को एजुकेट करना और उन लड़कियों को एजुकेट करना मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, और जब आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं है या प्रॉब्लम है तो हम उसे डायग्नोज कर सकें। ना केवल करेक्ट। एंडोमेट्रियोसिस, दूसरा एक प्रॉब्लम जो 5 में से 1 महिलाओं को हो रहा है वो पीसीओएस है। तो हम इन दोनों को जल्दी से डायग्नोज कर सकते हैं और उसको जल्दी से लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ उनके लाइफ में सुधार ला सकते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्कूल करेक्ट। एजुकेशन का हिस्सा अगर ये बनेगा तो बहुत अच्छा होगा। उसमें हम बहुत से लोगों को जल्दी डिटेक्ट करके उनको जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करके उनको ये सब प्रॉब्लम से, फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। करेक्ट। डॉक्टर सोनू, ट्रीटमेंट मेडिसिन से कैसे किया जा सकता है एंडोमेट्रियोसिस का? शिल्पा, अगर जो हमारी बच्चियां हैं उनका मेन सिम्टम एंडोमेट्रियोसिस में अभी वो अनमैरिड हैं और सिर्फ उनको दर्द की प्रॉब्लम है, तो इनिशियल स्टेजेस में उनको कुछ मेडिसिन दी जा सकती हैं दर्द की, क्योंकि ये एक एस्ट्रोजन डिपेंडेंट डिजीज है। तो इसलिए इसमें हम उनको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं उनके साइकिल्स दे सकते हैं, 3 साइकिल्स कंटिन्यूअस इसमें दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो प्रोजेस्टोजेंस हैं, जैसे कि हम उनको डिम्पा है वो यूज कर सकते हैं उसमें, और GnRH एगोनिस्ट हैं इंजेक्शन, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सब बहुत अर्ली एजेस में नहीं दिए जा सकते। उनको हम 16 और 16 के बियॉन्ड ही यूज कर सकते हैं। और फाइनल ट्रीटमेंट, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, तो उसका फिर लैप्रोस्कोपिक एक्सेशन ही होगा, जिसके बारे में विमी डिस्कस करेंगी। और डाइनोजेस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जिसको हम लोगों ने अभी काफी साल से यूज कर रहे हैं, उसके इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो उसको हम थोड़ा लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं और वो भी इस दर्द में कारगर साबित हुई है। लेकिन फाइनली जो एक्सक्रूशिएटिंग जिसे पेन कहते हैं और उसका डायग्नोसिस होके उसका अगर उस टाइम ट्रीटमेंट लैप्रोस्कोपी से हो सकता है तो वही बेस्ट है। और उन औरतों में जिनकी शादी हो चुकी है और वो इनफर्टिलिटी से शिकार हैं, और तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई भी रोल नहीं है, उन कंडीशंस में मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं है, उसमें फिर उनका प्रॉपर लैप्रोस्कोपी से ही इलाज होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने अपने ओपीडीज में ये बहुत देखा है कि वही ट्रीटमेंट जो उनको शादी से पहले चल रहा था वही ट्रीटमेंट सालों से वो ले रहे हैं। इनफर्टिलिटी में भी बहुत ज्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो कि उनकी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनफर्टिलिटी में बहुत ज्यादा रोल नहीं है मेडिकल ट्रीटमेंट का। करेक्ट, करेक्ट। डॉक्टर विमी, आपने यू स्पेशलाइज इन एंडोमेट्रियोसिस एक्सिजनल सर्जरीज, तो आप ये बताइए सर्जिकल ट्रीटमेंट किस कंडीशन में जरूरी है? शिल्पा, एंडोमेट्रियोसिस का सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है। सो मेडिकल ट्रीटमेंट से क्या होता है कि आपके सिम्टम्स कम हो सकते हैं। अभी मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत प्रचलित है और एक्चुअली ये फार्मा ड्रिवन है, उसका कोई कंप्लीट क्योर नहीं है, कोई भी मेडिसिन एंडोमेट्रियोसिस को क्योर नहीं कर सकती है।
सो सर्जरी ही उसका ट्रीटमेंट है। वो जो भी टिश्यूज हैं जो इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं या टिश्यूज जिससे चिपक रहे हैं उसको निकालना जरूरी है। वो निकालने के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ समय तक दिया जा सकता है टू डिले रेकरेंस। ये रेकरेंट डिजीज है, ये बार बार हो सकता है। तो मेडिसिन जो जिनको प्रिस्क्राइब किया जाता है या बहुत से डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट मेडिसिन देते हैं, बट मेडिकल ट्रीटमेंट से आपके सिम्टम टेम्परेली कम हो जाते हैं, लेकिन डिजीज बढ़ते रहता है, डिजीज प्रोग्रेशन होते रहता है। तो हम लोग जो भी एक्सिजन सर्जरीज करते हैं या एंडोमेट्रियोसिस का इलाज करते हैं, यूजुअली मेडिकल ट्रीटमेंट को सपोर्ट नहीं करते। उसके बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि जीएनआरएच एनालॉग है, आपको मेनोपॉजल बना देते हैं, उसका बोन इफेक्ट है, उसका हार्ट पे इफेक्ट है, पूरा बॉडी पे इफेक्ट है, उनके बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं और आपका डिजीज रिजॉल्व नहीं होता है। दूसरे जो हॉर्मोन्स है वो भी सिमिलर तरीके से काम करते हैं, बट डिजीज को निकालने का काम कोई भी नहीं करता है। ऐसा कोई भी मेडिकेशन नहीं है जिससे डिजीज निकल जाता है, बल्कि उनके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि बहुत सारी महिलाओं ने ये इंजेक्शन लिए हैं, मेडिसिन लिए हैं, अब उनको उनके साइड इफेक्ट से प्रॉब्लम हो रही है। करेक्ट। उनको बॉडी पेन रहता है, बोन्स उनके वीक हो चुके हैं, हार्ट पे इफेक्ट डाल रहा है। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एक्सिजन सर्जरी है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको हल्का सा पेन हुआ और के लिए चले जाएंगे। ये आप और आपके डॉक्टर मिलकर के एक जॉइंट डिसीजन रहता है, जिसमें हम एसेस करते हैं कि किसको सर्जरी की जरूरत है इमीडिएटली, किसको नहीं है। सो वन साइज डज नॉट फिट ऑल, जैसा कि बोलते हैं कि एक साइज सबको फिट नहीं हो सकता। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि ये लड़की को हमने ये ट्रीटमेंट दिया था, दूसरे को भी यही ट्रीटमेंट काम करेगा। बट एक्सिजन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रहना चाहिए। आपको सर्जरी से उतना डरने की जरूरत नहीं है। टिश्यूज निकालने के बाद में फर्टिलिटी एनहांस होता है, जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, और जिनको दर्द है ये मैजिक के जैसा काम करता है एंड विदाउट साइड इफेक्ट। सर्जरी इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन उसके साथ में बहुत सारी थेरेपीज हैं, बहुत सी चीजें हैं जो कि दैट इज व्हाई इट शुड बी अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, जिसमें एंडोमेट्रियोसिस को हमें मैनेज करना चाहिए। सर्जरी के बाद भी पेशेंट को बहुत सी चीजें हैं करनी चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मेडिकेशंस वी प्रिफर टू गिव, हम लोग सर्जरी के बाद देना पसंद करते हैं थोड़े टाइम के लिए, जिससे हम उसका रेकरेंस को डिले कर सकें। करेक्ट। और इनफर्टिलिटी के लिए जैसा डॉक्टर सोनू ने बोला कि सर्जरी करने के बाद इमीडिएटली आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए, उसमें डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेकरेंट डिजीज है। अगर आप सर्जरी करके फिर डिले करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, अगेन उसके आने के चांसेस रहते हैं, वापस आने के चांसेस रहते हैं। तो सर्जरी में भी बहुत सी चीजें हैं जो कि काफी फेमस और प्रचलित हैं, जो कि एंडोमेट्रियोसिस को कंप्लीट क्योर नहीं देती हैं, आपका पेन रिलीफ नहीं आता है। बहुत सी जगह पर सिस्ट को खाली ड्रेन करके छोड़ देते हैं, मतलब जो चॉकलेट सिस्ट है उसको चॉकलेट मटेरियल निकाल देते हैं और सिस्ट को नहीं निकालते, उसको एक्सरसाइज नहीं करते। या फिर जो एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स हैं, जो कि पेरिटोनियल एंडोमेट्रियोसिस है, जो आपके अल्ट्रासाउंड और एमआरआई में भी डिटेक्ट नहीं करी जा सकती है। एंडोमेट्रियोसिस कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने, जैसा कि डॉक्टर सोनू बता रही थी कि हम कैसे डायग्नोज करते हैं, तो आपने सारे टेस्ट कर लिए, एग्जामिनेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया और किसी में कुछ भी नहीं आया, तब हमें लैप्रोस्कोपी हेल्प करती है। तो उसमें अगर आपको पेरिटोनियल डिपॉजिट्स हैं, तो वो पेरिटोनियल डिपॉजिट्स को निकालना बेहतर रहता है। बहुत सी जगह ये काफी प्रचलित है कि उसको जलाते हैं, उसको एब्लेट करते हैं। एब्लेशन से क्या होता है, उसका सुपरफिशियल हिस्सा तो चला जाता है, लेकिन जो डीप हिस्सा है, जो पेन कर रहा है, इन्फ्लेम्ड हिस्सा है, वो अंदर ही रह जाता है। तो एब्लेशन, सिस्ट ड्रेनेज, ये प्रैक्टिसेस बंद होनी है और कंप्लीट सिस्टेक्टमी अलोंग विद एक्सीशन अगर किया जाए तो पेशेंट को मैक्सिमम फायदा होता है। तो आप अगर सर्जरी के लिए जा रहे हैं या सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए कि क्या प्लान कर रहे हैं वो सर्जरी में, कितना एक्सरसाइज करेंगे। अब जब हम एक्सीशन करते हैं तो क्योंकि ये बाकी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, तो यूरेट्रिक इंजरी का चांसेस रहता है, बावल इंजरी का चांसेस रहता है, ब्लैडर इंजरी का चांसेस रहता है। तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास वो पूरा टीम अवेलेबल होना चाहिए। जैसे हम जब सर्जरी करते हैं तो हम आपका कंसेंट लेते हैं कि हाँ, इस बीमारी में पर्टिकुलरली जब हम सर्जरी करते हैं तो आपको बावल इंजरी का चांसेस है, यूरेट्रिक इंजरी का चांसेस है, लेकिन हमारे पास टीम है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसे ऑन टेबल ही सॉल्व करेंगे।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट खुद अपने डॉक्टर से डिस्कस करे, उसके बारे में जाने कि एक्सिशन सर्जरी क्या है और क्या प्लान कर रहे हैं, कितना निकालने का प्लान कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या डिसेक्शन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम नहीं चाहते कि एब्रेशन और इनकम्प्लीट सर्जरी। अगर आप मुझसे पूछे रेकरेंस क्यों होता है, तो इनकम्प्लीट सर्जरी बहुत कॉमन प्रमुख कारण है रेकरेंस का। अगर आपने सर्जरी कंप्लीट नहीं किया, एक्सिशन कंप्लीट नहीं किया है, तो रेकरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब चीजों का अगर ध्यान रखा जाए और सर्जरी प्रॉपर तरीके से की जाए तो पेशेंट्स बहुत अच्छा, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा इंप्रूव होता है। सिम्टम इंप्रूवमेंट इज वेरी गुड, फर्टिलिटी बहुत एनहांस होता है। बहुत से पेशेंट 45 to 50% पेशेंट एक्सीजन सर्जरी के बाद स्पॉन्टेनियसली कंसीव करते हैं। उनको फेल्ड आईवीएफ भी रह चुके हैं, लेकिन जब हम सर्जरी करते हैं तो दे कंसीव स्पॉन्टेनियसली। करेक्ट, करेक्ट, दैट्स राइट। तो डॉक्टर सोनू, जैसे डॉक्टर विमी ने बोला है कि सर्जरी इज द आंसर, तो अभी आप हम लोगों के व्यूअर्स को आप गाइड कीजिए कि सर्जरी किससे कराएं। एक्सपर्ट्स हैं क्या इस पर्टिकुलर फील्ड में जो ये सर्जरीज करते हैं, और एक्सपर्ट्स से ही सर्जरी कराना क्यों जरूरी है? बिल्कुल शिल्पा, अभी तक हमारे सब व्यूवर्स को ये पता चल गया होगा कि ये बीमारी क्या है और क्यों इसको हम एक एनिग्मेटिक डिजीज कहते हैं। मतलब कि ये काफी रहस्यमयी डिजीज है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है शिल्पा, तुम भी जानते हो कि जो बाहर के कंट्रीज हैं उसमें इसके ऊपर काफी काम हो चुका है, काफी इसमें ग्रुप्स बने हुए हैं, उनको अवेयरनेस है, काफी ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, तो उन लोगों को इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस है हमारी कंट्री के कंपैरिजन में। तो इसीलिए हमारे यहाँ भी इसकी अवेयरनेस और इसके बारे में कि कहाँ पे जाके उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है बहुत जरूरी है। प्रॉपर इसलिए क्योंकि अभी बताया डॉक्टर विमी ने कि मैं तो कहूंगी कि ये सर्जरी जो है कैंसर सर्जरी से भी ज्यादा स्पेशलाइज सर्जरी है। उसका रीजन ये है कि कैंसर में तो हमें सारी बीमारी और बढ़ के प्रॉपरली निकालनी है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्टिमल ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, यानी कि एग्जैक्टली हमें जो निकालना है वो हमें पता होना चाहिए, सर्जन को पता होना चाहिए। और ऑप्टिमल का मतलब कि उसकी फर्टिलिटी भी इसमें बनी रहे और जो बीमारी की वजह से उनको दर्द है या फर्टिलिटी के वो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं वो भी खत्म हो जाए। तो ये चीज का जो जजमेंट है वो वही कर सकता है जो कि इसके बारे में एक्सपीरियंस्ड है, इसके बारे में ट्रेंड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ जला देने से, जैसा भी विमी ने बताया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है और रिकरेंस इस बीमारी का बहुत ज्यादा है। तो प्रॉपर तरीके से, और माना जाता है कि जो फर्स्ट सर्जरी है इट शुड बी द बेस्ट सर्जरी, इट शुड बी डन बाय द बेस्ट सर्जन। तो एक जो एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट है उसको उसके पास जाके इसका प्रॉपर इलाज करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इससे एसोसिएटेड जो विमी ने बताया कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये हर ऑर्गन में इन्वॉल्व कर देता है, यूरेटर को इन्वॉल्व कर देता है, रेक्टम को कर देता है। तो उसमें जो भी किसी भी सर्जरी से एसोसिएटेड, इस तरह की बीमारी से एसोसिएटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके होने के चांसेस होते हैं। तो जितना एक्सपर्ट सर्जन होगा इस बीमारी को डील करने के लिए, उसके पास जाके ये कॉम्प्लिकेशन के रेट्स काफी कम हो सकते हैं। और डेफिनेटली डिफरेंस डिपेंड करता है कि आपने वो पहली सर्जरी में कितनी प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीट किया है, उन लीजन्स को एक्साइज किया है जो कि पेन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और जब आप ओवेरियन सिस्ट, जो चॉकलेट सिस्ट है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो आप कहीं ऐसा ना हो कि जो नॉर्मल आपका ओवेरियन टिश्यू है उसको आपने निकाल दिया तो ये जो ओवेरियन रिजर्व है वो इस तरीके से काफी कम होता जाता है। क्योंकि बहुत सारे फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स जो आईवीएफ के हमारे दोस्त हैं वो लोग बताते हैं कि कई बार उनके पास ऐसे पेशेंट रिपीटेड सर्जरीज के बाद में पहुंचते हैं कि उनको रिजर्व ऑलमोस्ट बार बार सर्जरी से काफी कम हो चुका होता है। तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, ओके, दैट्स राइट। एक और चीज है डॉक्टर विमी, एडिनोमायोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस क्या दोनों एक ही बीमारी हैं कि अलग हैं? एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, बेसिकली जब हम ये यूट्रस में टिश्यू ग्रो करता है उसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं, और जब ये यूट्रस के बाहर ग्रो करता है इसका नाम दिया गया है एंडोमेट्रियोसिस।
सो यूट्रस में जब ये ग्रो करता है तो उसका मेन सिम्टम्स पेन के साथ साथ हैवी पीरियड्स भी रहता है। तो हैवी पीरियड्स विद पेनफुल पीरियड्स, एंड ये भी प्रोग्रेसिव है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ते जाता है ये डिजीज भी बढ़ते जाता है, यूट्रस का साइज बढ़ने लगता है, बल्कि यूट्रस हो जाता है। अभी यहाँ पे बल्कि यूट्रस बहुत सी महिलाओं में अल्ट्रासाउंड में लिखते हैं बल्कि यूट्रस, वो नॉर्मल होता है, ठीक है। एडिनोमायोटिक यूट्रस और बल्कि यूट्रस में भी डिफरेंस है। तो बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनके अल्ट्रासाउंड में जस्ट लिखा रहता है बल्कि यूट्रस। सो एडिनोमायोटिक यूट्रस इज डिफरेंट और बल्कि यूट्रस होना डिफरेंट है। बल्कि से मेरा मतलब है कि यूट्रस का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है एडिनोमायोटिक टिश्यू की वजह से। इसमें यूजुअली हैवी ब्लीडिंग, पेन मुख्य सिम्टम रहते हैं। और पहले भी मैंने मेंशन किया कि ये यंग गर्ल्स को भी हो सकता है और बड़ी उम्र की महिलाओं को भी हो सकता है। इसका दी ट्रीटमेंट अगर आप मुझे पूछे तो हिस्टेक्टमी है, क्योंकि यूट्रस को अगर हम निकाल देंगे तो एडिनोमायोसिस चले जाता है। अभी हिस्टेक्टमी तो हम सबको नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे अगर किसी को एडिनोमायोमा है, कभी कभी ये टिश्यू ऑर्गेनाइज हो जाता है यूट्रस में एक जगह, मतलब एक गड्ढा के जैसा बना देता है। फाइब्रॉइड्स का नाम सबने ही सुना होगा, फाइब्रॉइड बहुत ही कॉमन ट्यूमर है। तो ये फाइब्रॉइड के जैसा दिखता है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट होता है फाइब्रॉइड से। इसका कैरेक्टर, बिहेवियर, सर्जिकल डिफिकल्टीज एकदम डिफरेंट रहती हैं इसमें। तो एडिनोमायोमा अगर है या एडिनोमायोसिस बहुत ज्यादा है, यूट्रस का साइज बहुत बड़ा है, पेशेंट फर्टिलिटी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है, मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स हैं, सिम्टम्स कम नहीं हो रहे हैं, तो हम इसमें लैप्रोस्कोपिक एडिनोमायोमेक्टमी करते हैं या डीबल्किंग ऑफ द यूट्रस करते हैं। यूट्रस का साइज छोटा करने के लिए, मतलब वो एबनॉर्मल टिश्यू है उसको निकालने के लिए हम ट्राई करते हैं। और कुछ पेशेंट्स में हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी, या फिर एक डिवाइस है जिसको कि मायरेना बोलते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। कुछ महिलाओं में काम करता है, मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं करता है, बिकॉज हिस्टेक्टमी इज नॉट द सोल्यूशन फॉर यंग वुमेन। अगर उसका तकलीफ बहुत ज्यादा नहीं है और फैमिली कंप्लीट है तो हम ये मेथड्स ट्राई कर सकते हैं एडिनोमायोसिस ट्रीटमेंट के लिए। ओके। एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस यस बिल्कुल अलग है। एंडोमेट्रियोसिस बाहर होता है, यूट्रस के बाहर जो भी एबनॉर्मल टिश्यू है उसको एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। वो कहीं भी हो सकता है, पेरिटोनियम में, ट्यूब्स में, ओवरीज में, किसी भी ऑर्गन में, लंग्स में पाया गया है, हार्ट में पाया गया है। लेकिन जब ये यूट्रस में ग्रो करता है इसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं। ओके। और डॉक्टर सोनू, एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस एक साथ हो सकते हैं क्या? डेफिनेटली शिल्पा, क्योंकि दोनों की जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है वो तो सेम ही है कि एंडोमेट्रियम टिश्यू अगर मायोमेट्रियम में आ रहा है तो वो एडिनोमायोसिस है, और अगर यूट्रस के बाहर है तो वो एंडोमेट्रियोसिस बाकी पेल्विक एरिया में और बाकी ओवरी में इन्वॉल्व करता है। तो एक साथ हमने कई बार देखा है कि दोनों चीजें जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं तो दोनों चीजें हमें साथ में मिलती हैं। तो डेफिनेटली दोनों चीजें साथ में काफी मिलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ट्रीटमेंट के बारे में मैं बस जस्ट ऐड करूंगी, जो विमी ने बोला वो बिल्कुल सही है कि उसका जो है यंग बस एज में हम लोग उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट वही होगा हिस्टेक्टमी। और अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो बाकी भी उसका एडिशनल ट्रीटमेंट सर्जिकली करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि साथ में, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर एंडोमेट्रियोसिस एसोसिएटेड है जो कि पेल्विक वॉल में है, पेरिटोनियम में है, बाकी जगहों को इन्वॉल्व कर रहा है, तो भी लोग सिर्फ हिस्टेक्टमी करके छोड़ देते हैं, तो वो भी इनकम्प्लीट सर्जरी हो जाएगी। ओके। डॉक्टर विमी, एक और चीज है जो बहुत डॉक्टर्स भी बोलते हैं, मैं सिर्फ पेशेंट्स की बात नहीं करूंगी, बोलते हैं कि प्रेगनेंसी से एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो जाएगा। आप कंसीव कर लो, आपका एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो जाएगा। क्या प्रेगनेंसी से एंडोमेट्रियोसिस खत्म हो जाता है, या हिस्टेक्टमी, यूट्रस निकाल देने से एंडोमेट्रियोसिस खत्म हो जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है शिल्पा। और आपने ये भी सुना होगा कि लड़कियों को एडवाइस किया जाता है कि आप शादी कर लो तो भी पीरियड पेन हो। तो आप बताइए इसका शादी से क्या रिलेशन है? कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये दो सुझाव हैं जो कि वो साधारणतः सारी लड़कियों को या महिलाओं को दिए जाते हैं कि आप शादी कर लो और बच्चा पैदा कर लो, तो आपकी ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी।
इवन हम कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो कहते हैं कि आप सर्जरी के लिए शादी तक वेट करो। किसी लड़की को दर्द हो रहा है, उसको एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है, उसको शादी तक वेट क्यों करना है? उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा नहीं है, वो रोजमर्रा की जिंदगी में रोज उसको दर्द होता है, वो नॉर्मल जिंदगी व्यतीत नहीं कर पा रही है। आप उसको ये क्यों बोलते हैं कि आप शादी तक वेट करिए या बच्चा होने तक वेट करिए? क्यों? ये गलत है। हम इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी आने से एंडोमेट्रियोसिस नहीं जाता है, लेकिन हाँ, बहुत सी महिलाएं हैं जो एंडोमेट्रियोसिस होने के साथ भी कंसीव कर लेती हैं। वो साइलेंट डिजीज है, उनको पता भी नहीं चला, कंसीव कर लिया। कभी कभी जब हम सिजेरियन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको एंडोमेट्रियोसिस है। ये एक डिफरेंट कंडीशन है। लेकिन डायग्नोज्ड एंडोमेट्रियोसिस को ये बोलना कि आप पहले कंसीव कर लो, अपने आप एंडोमेट्रियोसिस चला जाएगा, उनके सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के बाद वापस आ सकते हैं। और अगर उन्होंने सिस्ट के साथ या किसी चीज के साथ कंसीव किया है तो कभी कभी प्रेगनेंसी में सिस्ट रप्चर हो सकता है, जो कि अगेन विल लैंड इन सीवियर इमरजेंसी करेक्ट। एंड नॉट गुड फॉर द प्रेगनेंसी एज वेल एज द वुमेन, बोथ। दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। अगर उसको कोई ऐसा इमरजेंसी होता है जिसमें एक्यूट पेन होता है, सिस्ट रप्चर हो गया है, तो प्रेगनेंसी को भी नुकसान होता है, मदर को भी नुकसान होता है। दूसरा ये हिस्टेरेक्टमी। पेशेंट्स को हाँ, पेशेंट्स को ये भी बोला जाता है कि आप यूट्रस निकाल दीजिए तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अब जो प्रॉब्लम यूट्रस में है ही नहीं, वो यूट्रस में वो निकालने से कैसे जाएगी? तो एंडोमेट्रियोसिस तो यूट्रस के बाहर है, तो अगर हम उस प्रॉब्लम को निकालेंगे तो उसका प्रॉब्लम जाएगा। यूट्रस निकालने से एडिनोमायोसिस का प्रॉब्लम जाएगा। बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको एडिनोमायोसिस है, खाली एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, तो हम यूट्रस निकालेंगे अगर पेशेंट फिट है उसके लिए। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस जैसा अभी हमने डिस्कस किया, डॉक्टर सोनू ने भी बताया कि दोनों एक साथ भी होते हैं, तो उसमें आपको हिस्टेक्टोमी के साथ में एक्सिशन भी करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपने यूट्रस निकाल दिया तो उसका एंडोमेट्रियोसिस कुछ फंक्शन नहीं करेगा। ये जो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू है, ये खुद का हार्मोन बनाता है, ये खुद का इस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, जो कि डिफरेंट है आपके एंडोमेट्रियम से। तो आप यूट्रस निकाल देंगे, ओवरीज निकाल देंगे तो ये टिश्यू एक्टिव नहीं रहेगा, ये गलत धारणा है। वो टिश्यूज एक्टिव रहते हैं और वो उतना ही इन्फ्लेमेशन करते हैं जितना कि यूट्रस और ओवरी के साथ करते हैं। तो hysterectomy is not the cure for endometriosis. Definitely adenomyosis, yes, I agree, hysterectomy is the cure. और प्रेगनेंसी से आपका एंडोमेट्रियोसिस नहीं जाएगा। हमें फोकस करना चाहिए कि एक महिला को बीमारी है, हम उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव करें। हमें उसकी शादी से और उसका बच्चों से इसका कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए। ट्रीट हर एज अ इंडिविजुअल। वो एक ह्यूमन बीइंग है जो दर्द में है, तकलीफ में है, तो हमें पहले उस पर ध्यान देना है, ना कि उसको चाइल्ड प्रोडक्शन मशीन के जैसा ट्रीट करना है। she deserves the best. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर उसको दर्द है, तकलीफ है, तो पहले उसका इलाज करिए। प्रेगनेंसी और शादी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। अभी ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ये दोनों के लिए है, डॉक्टर विमी आपके लिए और डॉक्टर सोनू आपके लिए। कुछ दूसरे तरीके हैं क्या जिससे सिम्टम्स पर काबू किया जा सकता है? डॉक्टर विमी आप स्टार्ट करेंगे? अच्छा, ठीक है। सो पहला तो जैसे हमने बोला कि सर्जरी इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज जस्ट द इनिशियल स्टेप। हमने सर्जरी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसको बहुत सी केयर की जरूरत है। एक है कि हम पेल्विक फिजियोथेरेपी पे भी ध्यान देना चाहिए, पेशेंट को गाइड करना चाहिए। ट्रेन्ड पेल्विक फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस के एक्सरसाइजेस सिखाते हैं और टिश्यू रिलीजेस करते हैं। ये फाइब्रोसिस रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। कुछ पेशेंट्स को रेजिडुअल पेन रहता है आप सर्जरी करने के बाद भी, तो उनको एक्यूपंक्चर से फायदा होता है। सो योगा, मेडिटेशन, डाइट, जिसमें कि हम बोलते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट दिया जाए, और पेल्विक फिजियोथेरेपी एंड एक्यूपंक्चर, ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम उनका पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। और वी शुड काउंसल देम, हमें उनको काउंसलिंग भी करना चाहिए कि पोस्ट सर्जरी हो गया तो सब खत्म, ऐसा नहीं है। जैसा कि ये डिजीज बार बार आ सकती है, तो पेल्विक रिहैबिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हमें उनको बताना चाहिए कि उनको पेल्विक एक्सरसाइजेस करनी है, डाइट का ध्यान देना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है, मेडिटेशन, योगा, ऑल कंबाइंड टुगेदर
they will improve their quality of life. So it's a combined, as I'm already saying, it's a complementary, like we should work as a team. So surgery के बाद में उनको एक्सरसाइजेस सिखाना, डाइट देना, एंड उनको बताना कि किस किस तरीके से आपका रिकरेंस कम होता है, पेन कम होता है, एंड हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो ये सब बहुत जरूरी है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव थेरेपी शुड बी द गोल, जिसमें हम उनको एजुकेट कर सकें, उन्हें सिम्टम्स कैसे पहचानना है ये सब बता सकें, एंड वी शुड गिव देम अ होप, यस वी आर देयर. ओके, डॉक्टर सोनू, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? विबी ने बहुत अच्छे से सब कुछ बता दिया है इसके बारे में. तो डेफिनेटली ये सब चीजें सिर्फ एक एडिशनल उसको हेल्प कर सकती है. डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो सर्जरी ही है इसका. और इसके अलावा जो है वही चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारी जो महिलाएं हैं और जो बच्चियां हैं, उनकी मैंने देखा है क्वालिटी ऑफ लाइफ की किसी को नहीं चिंता है. क्योंकि वही दिमाग में जो फीड किया हुआ है कि आप बर्दाश्त करिए, आपकी पावर बहुत ज्यादा है, आपको बहुत पावर मिली हुई है बर्दाश्त करने की, वो कॉन्सेप्ट हमें हटाना है. और हर चीज में, चाहे वो शुरू से ही हम अपने घरों में जो डाइट है वो डिस्क्रिमिनेशन ना करें डाइट से रिलेटेड, तो एक हेल्दी जो बॉडी होगी वो डेफिनेटली सोशली हमारे जो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि एक जो फीमेल है, शी इज द बैकबोन ऑफ द एंटायर फैमिली. तो वो बैकबोन ही अगर वीक होगी, फेटीग्ड होगी और मेंटली अगर फिट नहीं होगी, तो फिर उसका जो असर है वो पूरी फैमिली पे, पूरी सोसाइटी पे नजर आता है. तो इसीलिए इस पे काम करना पूरे कॉम्प्रिहेंसिव वे में, इन्वॉल्विंग ऑल द मोडालिटीज जो भी बिमी ने बताया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और योगा, क्योंकि अगर ठीक है आप बाहर जाके नहीं कर सकते फिजियोथेरेपी एंड ऑल, तो योगा भी थोड़ा बहुत पाया गया है कि इसमें हेल्पफुल है. पीरियड्स पेन में इनिशियली जो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, हेल्प करता है. करेक्ट. ये टॉपिक बहुत टाइम से पेंडिंग था हिंदी में करना. रादर हम लोगों ने इंग्लिश में बहुत बार किया है. आई थिंक हिंदी में करना बहुत जरूरी था, सो दैट बहुत लोगों को समझ में भी आए. एंड पीरियड्स का दर्द लाखों महिलाओं को प्रभावित करता है और इसके बारे में बात करना जरूरी है. ये शर्म की बात नहीं है, ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. हमें पीरियड्स के दर्द के बारे में लंबे समय तक बात करने की जरूरत है और डॉक्टरों को भी आखिरकार इसके बारे में कुछ ना कुछ करने की जरूरत है. लास्टली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि समय पे चुप्पी तोड़ें. थैंक यू ऑल द डॉक्टर्स. थैंक यू बिमी, थैंक यू डॉक्टर सोनू. आई मीन कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन अभी. करेक्ट. हाँ. Is IVF the only option in endometriosis patient with infertility? Sonu, would you like to answer? इसको हमने डिस्कस किया भी है कि ओनली ट्रीटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है. अगर एक प्रॉपर सर्जरी हुई है तो इवन किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी रेट्स, बिना किसी ट्रीटमेंट के भी प्रेगनेंसी रेट्स बेटर हो जाते हैं. और इवन बिफोर आईवीएफ अगर सर्जरी होती है तो भी वो आईवीएफ के रिजल्ट्स को और बेटर कर देती है. तो आईवीएफ इज नॉट द ओनली ट्रीटमेंट. आईओआई, इवन कुछ मेडिकल थेरेपी, ओव्यूलेशन इंडक्शन, ये सब भी इसमें हेल्पफुल हो सकता है. बट सर्जरी, डेफिनेटली अ गुड सर्जरी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट. ओके. बिकॉज एक्सिशन इज द फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी है. बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा है स्पॉन्टेनियसली भी कंसीव करते हैं. Is it safe to do exercise during periods? Yes, it is. Yes, it is. Yes, but depends on how you are. अगर आप कंफर्टेबल कर सकते हैं एक्सरसाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं. बहुत हेवी ब्लीडिंग है तो लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए, पर एक्सरसाइज जरूर कीजिए. दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हेल्पफुल. इरेगुलर पीरियड्स का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर इरेगुलर पीरियड्स? इरेगुलर पीरियड्स के बहुत सारे कारण होते हैं. हार्मोनल इम्बैलेंस है, इवन पीसीओडी जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है आजकल. तो पीसीओडी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. एंडोमेट्रियोसिस में भी कई बार
पीरियड्स जो है वो उसमें प्रॉब्लम देखी गई है, हैवी पीरियड्स होते हैं, इंटरमिटेंट बीच में पीरियड्स होते हैं साइकिल के। तो ये जो है 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन रीजंस हैं। फाइब्रॉइड्स हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं, पीआईडी भी हो सकती है जिसकी वजह से, यानी किसी तरह का इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उस वजह से भी ब्लीडिंग में प्रॉब्लम होती है। श्रेया सक्सेना पूछ रही हैं कि पीरियड्स में हैवी क्रैम्प्स में क्या करना चाहिए। आई थिंक हमारा पूरा सेशन ही उसी पे फोकस था कि पीरियड्स में अगर आपको हैवी क्रैम्प्स है तो वो नॉर्मल नहीं है, और आप आपके डॉक्टर से मिलें और उनसे सलाह लें कि उसका क्या कारण है और उसे ट्रीट करें। मोनालिसा सरकार पूछ रही हैं, मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन और यूट्रस में एडिशन है, पीरियड्स के टाइम वहां दर्द होता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, काइंडली गाइड मी डॉक्टर्स। सो मोनालिसा जी, इसमें इंटेस्टाइन और यूट्रस में अगर एडिशन है तो मोस्ट लाइकली एंडोमेट्रियोसिस की तरफ ही इशारा करता है, और एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट लैप्रोस्कोपी है और एक्सीशन है। तो आपके डॉक्टर से आप सलाह लें, बात करें, और इसका सॉल्यूशन है। वन सेकेंड। Ritika's question is, if fever and period occur on same day, then is there any change in periods? सोनू, आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, डेफिनेटली अगर फीवर भी साथ में है तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि फीवर का कारण क्या है, फीवर किस लिए आ रहा है, और उससे कभी कभी हैवी पीरियड्स देखे गए हैं। अगर फीवर है तो फीवर को भी लाइटली नहीं लेना है, फीवर क्यों हो रहा है वो भी जानना बहुत जरूरी है, तो उसका वर्कअप भी होना चाहिए। और स्पेशली इन कोविड टाइम फीवर है तो प्लीज कोविड का टेस्ट कराइए। Correct. So we should not neglect. Absolutely. और स्टेफी पूछ रही है कि हाउ ऑफन वी शुड विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू डिटेक्ट इश्यूज एंड अर्ली साइंस। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत जाना है, नहीं तो आई थिंक वंस इन अ ईयर अगर आप डॉक्टर को विजिट करते हैं और उनसे बात करते हैं तो काफी रहता है। उसमें हम रूटीन चेकअप के साथ साथ आपका पैप्समियर्स भी करते हैं, तो रूटीन गायनेकोलॉजिकल चेकअप, एनुअल चेकअप आप करते हैं तो काफी है। लेकिन अगर आपको तकलीफ है तो यस, डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको किस फ्रीक्वेंसी में आना है। Correct. एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगी कि इस कोविड टाइम में बहुत सारी फीमेल्स ने अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया है, प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी वो लोग। तो ई टेलीमेडिसिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप नहीं बाहर जा सकते हैं तो आप फोन से अपने जो भी डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए उनको कॉन्टैक्ट करिए और टाइमली उसका ट्रीटमेंट करिए। तो ये चीज अब हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो उसकी स्टेज बढ़ गई, क्योंकि उन लोगों ने जो है ये सोचा कि हम बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसा नहीं है, you should contact your nearest gynecologist or your gynecologist and take treatment. एब्सोल्युटली एग्री सोनू। बहुत सी पेशेंट्स हैं जिनको हेवी ब्लीडिंग हो रहा है लेकिन घर पे बैठे हुए हैं, फिर वो सीवियर एनीमिया के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हॉस्पिटल आ रहे हैं क्योंकि उनको हॉस्पिटल आने से डर लग रहा है। आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लीजिए, या तो आप टेलीमेडिसिन से कंसल्ट करिए, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके हॉस्पिटल विजिट करिए। कोविड रहने वाला है, ये हमारे साथ ही है, अभी कहीं नहीं जाने वाला है। इसकी वजह से आप घर पे नहीं रहना है अगर आपको तकलीफ है तो आप बाकी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाएंगी कि फिर ट्रीट करना हाँ, मुश्किल, फिर उनको ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा। आप मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज करिए, अपॉइंटमेंट के साथ हॉस्पिटल जाइए, और आपका इलाज में डिले नहीं करिए। Prapti Singh is asking, after my second child, my periods are not regular. Sometimes it is coming in 15 days and sometimes after 40 days. I am 42. What could be the reason? Dr. Sonu, would you like to answer? Excuse me, can you repeat the question? My periods are not regular after second child. Sometimes it's coming in 15 days and sometimes after 40 days. I am 42. What could be the reason? तो इसमें भी क्योंकि पीरियड इनका जो है वो इरेगुलर है, तो वो हार्मोनल डिस्टरबेंस भी हो सकता है, वो कुछ और पैथोफिजियोलॉजी उसकी कुछ और भी इटियोलॉजी हो सकती है, फाइब्रॉइड हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस। तो उनको जरूरत है अब आपको गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करने की। वो एग्जामिनेशन करेंगे, आपका अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ सकती है, और फिर एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि क्या रीजन है आपकी इस ब्लीडिंग का। और अगर कोई कारण नहीं मिलता है तो 42 इयर्स पे पेरीमेनोपॉजल हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा हो सकता है। What can happen if PCOS is not treated?
Vimy will tell. पीसीओएस अब एक सेपरेट टॉपिक है जिसपे हमें बात करना पड़ेगा, बिकॉज एक सेशन में सब बात करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन पीसीओएस को अगर ट्रीट नहीं करते हैं, कोई महिला जिसका वेट बढ़ा है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो उनको एक्ने, वेट गेन, ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इन सब की शिकायत हो सकती है, और इरेगुलर पीरियड तो उसका प्रमुख कारण है ही। सो पीसीओएस का इलाज भी उतना ही जरूरी है जितना कि एंडोमेट्रियोसिस का। पीसीओएस में यस पेन नहीं होता है, लेकिन हार्मोनल डिस्टरबेंसेस की वजह से पूरा बॉडी चेंज बहुत है कि पीसीओएस का ट्रीटमेंट भी टाइम पर हो। करेक्ट। हाउ डू वी नो इफ आवर पीरियड्स आर हेवी, डॉक्टर सोनू? देखिए, नॉर्मल वही वाली बात है कि नॉर्मल जो पीरियड है वो हम सबको पता है, जिसमें आपकी जो नॉर्मल डेली रूटीन है वो हैम्पर नहीं हो रहा है। अगर बार बार आपको पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं, आपको पैड्स जल्दी पूरे वेट हो जाते हैं, तो और अगर ड्यूरेशन भी ज्यादा है, 3 से 5 दिन से 7 मैक्सिमम 7 डेज के अगर बियॉन्ड वो जा रहा है, तो वो डेफिनेटली हैवी पीरियड है। I think we are done with the questions also. Perfect. मेनोपॉज के टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम आती है और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आई थिंक वी विल टेक दिस एज लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर सोनू। मेनोपॉज भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जो हमारा पूरी एक लाइफ स्पैन होता है किसी भी लेडीज का, मेनोपॉज 50 के करीब 55 पे उनको आ जाता है, और फिर उसके बाद भी एक अच्छा जो एक लाइफ है उनकी, वो है जो उनको प्रॉपरली एंजॉय करने का पूरा अधिकार है। तो मेनोपॉज को एक बीमारी की तरह समझने से ज्यादा बेटर है कि वो आपकी लाइफ है उसका एक फेज है, और उस फेज में वही वाली चीज है कि जो नॉर्मल चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, उसके साथ कोप करने की जरूरत है, और अगर वो एबनॉर्मैलिटी की तरफ जा रहे तो फिर उसके लिए भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो सबसे पहले हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस इसमें चालू होते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन धीरे धीरे बॉडी से खत्म हो जाता है, तो बोन्स वीक होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। वैसे ही इंडियन फीमेल के रिजर्व जो है, बोन रिजर्व काफी डेफिशिएंट होते हैं, कम होते हैं, और उसके अलावा मेनोपॉज की वजह से बोन में वीकनेस आनी बहुत ज्यादा चालू हो जाती है। तो हर तरह के दर्द हमने देखा है ओपीडी में, बैक एक और ये सब समस्याएं होती हैं। उसके अलावा हार्मोन्स की कमी की वजह से कुछ और बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, जैसे मूड स्विंग्स हैं, बहुत ही कॉमन है। कई पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, दूसरों को डांटने लगते हैं, गुस्सा आने लगता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि थोड़ा सा मेंटली आपको इसके साथ डील करने की जरूरत है कि दिस इज नेचुरल एंड इट इज हैपनिंग और गोइंग टू हैपन विद एवरी फीमेल, सबके साथ ये होना है। और अगर ये एक्सेसिव है तो इसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट भी चालू किया जा सकता है। डाइटरी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो प्रिवेंट कर सकती हैं इन सब चीजों को। तो जो सोया प्रोडक्ट्स हैं उनको हम अपनी डाइट में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। कैल्शियम एनरिच जो डाइट है वो हमें बढ़ा देनी चाहिए पहले से ही। तो मुझे लगता है कि प्रिवेंट भी कर सकते हैं चीजों को, खत्म तो टोटली करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है कि क्या क्या चेंजेस हमें आएंगे। जैसे रात में नींद में प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को हॉट फ्लैशेस होते हैं, तो इस तरीके की चीजें, कुछ यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं, जलन होना, ये सब है। इसके साथ डील ट्रीटमेंट, हल्के फुल्के ट्रीटमेंट से इसका इलाज हो सकता है, और बहुत सीवियर सिम्टम्स है तब भी हॉर्मोन्स इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आइडेंटिफाई करना है कि अब ये नॉर्मल नहीं है, इसको हम डील नहीं कर सकते, और इसको के लिए भी ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। Perfect. So I think we're done with the questions. Yes. So I think Vimy, हमको एक सेशन PCOS और menopause पे देखना पड़ेगा in future. Probably that's next online. Dr. Sonu and Dr. Vimy, thank you once again. ये बहुत ही informative session था, and I think बहुत लोगों के doubts clarify हुए होंगे। कुछ भी कमेंट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज फेसबुक पे हमारे पेज पे ड्रॉप कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू आंसर एंड सी यू अगेन द नेक्स्ट टाइम विद सम अदर टॉपिक।
And until then, stay healthy and stay safe. Thank you everyone. Thank you, Shilpa. Thank you. Chalo, bye bye. Take care. Bye.